अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं आपका टीचर इनाम और आज हम बात करेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आज हमने कवर करनी है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, फिर वो कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है उनकी बात करेंगे। फिर कुछ कैटेगरीज़ होती हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, उनको देखेंगे एंड देन रियल टाइम के अंदर कहाँ-कहाँ पर डीएसएस यूज़ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ वो क्या चीज़ें हैं जो डीएसएस अपने साथ लाता है जब डीएसएस को हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिर कुछ फीचर्स की बात करेंगे एंड देन प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे डिसीजन इंफॉर्मेशन सिस्टम की कि वो क्या होते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो आइए फर्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि डीएसएस बेसिकली होता क्या है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक और मेजर टाइप है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं या जिन्हें हम स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट कहते हैं, वो इसको यूज़ करती है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उन मैनेजर्स को डिसीजन लेने में, जैसा कि डीएसएस के नाम से ही ज़ाहिर है, उनको डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करता है। उनको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बल्कि सजेस्टेड आंसर्स भी प्रोवाइड करता है कि वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं या फिर क्या डिसीजन ले सकते हैं। और कुछ स्टैट्स की बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन डीएसएस उन्हें प्रोवाइड करता है और फिर उस पर मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी फॉरसाइटिंग स्किल्स अप्लाई करके, अपने जजमेंटल अप्रोचेस अप्लाई करके डिसीजन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। और इससे होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर जाती है। यूजली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने और डिसीजन को लेने में डीएसएस मैनेजर्स की हेल्प करता है। ये जो डाटा कंसीडर करता है, ये डाटा एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हो सकता है और इंटरनल सोर्सेज से भी हो सकता है। इंटरनल सोर्सेज में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट की आउटपुट और एमआईएस की यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की आउटपुट शामिल होती है। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जिनकी वजह से इकोनॉमिक वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं, उनका डाटा डिपेंड कर रहा होता है। सो इसका मतलब ये है कि दोनों तरह का डाटा डीएसएस डील कर रहा होता है। ये 2 चीज़ें बनाने में या उनको डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। पहली चीज़ ये करता है कि डिसीजन मॉडल्स को बनाने में हेल्प करता है। डिसीजन मॉडल इज़ नथिंग बट जस्ट अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन सिचुएशन व्हिच एक्जिस्ट्स इन द बिज़नेस। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो डिसीजन मॉडल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसके ज़रिए डिसीजन लेने में आसानी होती है। या फिर ये दूसरी चीज़ बनाने में हेल्प करता है विच इज़ डिसीजन क्यूरी, जो कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है जो कि ये बता रहा होता है कि कौन-कौन सा डाटा चाहिए किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में। उसके बाद जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन लेने में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी वजह से ही इस डीएसएस का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि यूनिक डिसीजंस होते हैं, जो कोई ख़ास रूल्स फ़ॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, वो वही इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूँ, सो इन्वेस्टिंग इन अ न्यू टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रोग्राम्ड डिसीजन, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। यानी कि आप एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि अब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर जाएँ, सो ये जो एक डिसीजन होगा ये एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। एक और एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, जैसे आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू वांट टू एक्वायर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, सो ये भी एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। ये थी डीएसएस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और मज़ीद देखते हैं इसकी डिटेल को। अच्छा, ये डिसीजन सिस्टम को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर होता है और जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है, जो कि करता क्या है कि मैनेजर्स की हेल्प करता है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट की, कि वो इंफॉर्मेशन को कंपाइल करता है अपने पास, फिर उन डिसीजन मेकर्स यानी उन टॉप लेवल मैनेजमेंट को वो डिसीजंस देता है, अपनी सजेशंस देता है और फिर वो वाले डिसीजन मेकर्स उस पर अपनी जजमेंटल स्किल्स को अप्लाई करके एक इफ़ेक्टिव डिसीजन बिज़नेस के लिए लेते हैं। ये जो डाटा ले रहा होता है वो कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कंपनी के जो लोग हैं उनकी पर्सनल नॉलेज को यूज़ कर सकता है डीएसएस, या फिर जो बिज़नेस मॉडल अवेलेबल हैं उनको भी यूज़ कर सकता है। डीएसएस जो हमें इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो यूजुअली ग्राफिकल फॉर्म में कर रहा होता है, यानी चार्ट्स एंड ग्राफ की फॉर्म में वो हमें इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होता है।
ठीक है? फिर वो जो इन्फॉर्मेशन जो टिपिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की जो एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर डीएसएस इनकॉर्पोरेट होता है, वो कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारे एसेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर वो कंपैरेटिव सेल्स जो कि एक अरसे से लेकर दूसरे अरसे के दरमियान हुई, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि 1 साल लेट्स से 1 मंथ से लेकर 1 साल के दरमियान कितनी सेल्स हुई, कितनी ज़्यादा सेल्स में बाय द मंथ इज़ाफ़ा हुआ या कितनी ज़्यादा कमी हुई, इन चीज़ों का डाटा, या फिर कुछ सेल्स डाटा लेकर यानी 1 मंथ का डाटा लेकर ये प्रोजेक्ट करना कि फ्यूचर में कितना डाटा कितनी सेल्स हो सकती है। इस तरह की असम्पशन्स भी का डाटा भी डीएसएस अपने पास लेता है और फिर उनके ऊपर डिसीजन की इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स को बताता है और मैनेजर्स फिर उस पर डिसीजंस लेते हैं। आगे चलते हैं और कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं डीएसएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चूँकि डीएसएस जो डाटा डील कर रहा होता है वो ऑर्गेनाइज़ेशन का इंटरनल डाटा भी हो सकता है, यानी कि टीपीएस या एमआईएस से, और ऑर्गेनाइज़ेशन का एक्सटर्नल डाटा भी हो सकता है, जो कि मुख्तलिफ डेटाबेसेस से आ रहा होता है। वो जो मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा होता है उसको क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, मॉडिफाई करना, इस तरह की चीज़ों में डीबीएमएस हेल्प करता है। फिर इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। जो कंपनी का मॉडल बने होते हैं, डिसीजन मॉडल्स बने होते हैं, उन मॉडल्स को मैनेज करने का काम ये कंपोनेंट करता है। ये कंपोनेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट होती है उसने कैसे मैन्युफैक्चर होना है उसकी डिज़ाइनिंग करने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल टर्म्स या फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसमें ये कंपोनेंट मदद करता है। और फिर फ्यूचर के अंदर कितनी डिमांड हो सकती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विस की, उसके बारे में भी मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम हमें बताता है। फिर आगे है जी सपोर्ट टूल्स। ये सपोर्ट टूल्स बेसिकली यूज़र के साथ डीएसएस का एक फ्रेंडली लेवल इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। इसके अंदर ऑनलाइन हेल्प आती है, यूज़र इंटरफेसेस आते हैं एंड ग्राफिकल एनालिसिस, जैसा कि हमने डिफ़ाइन करते हुए देखा कि ये जो डीएसएस डाटा इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है वो चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो और इस तरह की चीज़ें, और इसमें एरर करेक्शन मैकेनिज़म्स, ये सारी चीज़ें मिलकर एक यूज़र इंटरेक्शन का लेवल इंक्रीज़ करती हैं, जिससे होता क्या है कि यूज़र का एक फ्रेंडली शिप बन जाती है विद डोमेन विद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से यूज़र्स को जो कि डीएसएस यूज़ कर रहे होते हैं उनको डीएसएस यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आगे मूव करते हैं, आगे कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है कम्युनिकेशन ड्रिवन डीएसएस। ये जो डीएसएस है ये ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल टीम्स या जो टॉप लेवल मैनेजर्स की टीम्स होती हैं वो, या उनमें फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अगर कोई पार्टनर्स हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। वो इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। अगर उन्होंने आपस में कोई मीटिंग करनी है, कोई कोलैबोरेशन करनी है या कोई डॉक्यूमेंट शेयरिंग करनी है, या फिर जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है डिसीजंस को एनहांस करने के लिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वो यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए डीएसएस उन्हें वो वाली टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो ये जो चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर ऑनलाइन कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये एक बेहतरीन मिसाल है कम्युनिकेशन ड्रिवन डीएसएस की। इनको जनरल डिसीजन सपोर्ट ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद डाटा ड्रिवन डीएसएस है। ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ मैनेजर्स होते हैं या वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट या सर्विस को सप्लाई करते हैं, ये वो वाले लोग इस डीएसएस को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली करता क्या है कि जो डाटाबेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसको क्यूरी करने के लिए यूज़ होता है, या फिर डाटा वेयर हाउस इज़ नथिंग बट जस्ट अ सेंट्रल रिपोजिटरी, जहाँ पर मुख्तलिफ डेटाबेसेस का डाटा एक ही जगह पर मैनेज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये उसमें से डाटा को सर्च आउट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर एक एग्जांपल दूँ मैं आपको इसकी, तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेसेस जो हैं वो सिस्टम के अंदर से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इन डीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। इनका मेन पर्पस यही होता है कि डेटाबेस के अंदर जो स्ट्रक्चर डाटा पड़ा हुआ है उसको फैच करना, और उस फैच करने के बाद वो डाटा मैनेजर्स को प्रोवाइड कर देना, और फिर मैनेजर्स उस पर डिज़ायर डिसीजन ले लेते हैं।
आइए अब आगे मूव करते हैं और तीसरी टाइप को डिस्कस करते हैं कि तीसरी टाइप क्या होती है। अच्छा, अगली जो टाइप है इट इज़ बेसिकली द डॉक्यूमेंट ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं जनरल लेवल के ऊपर, वो इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है वेब पेजेस या उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स किसी तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वेब पेजेस के ऊपर। सो यूज़र्स क्या करते हैं, यूज़र या मैनेजर्स ये करते हैं कि वो जाते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस पर जाने जाने के बाद वो कुछ कीवर्ड्स एंटर करते हैं, यानी कि जैसे हम गूगल के अंदर अपनी मर्जी का अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी हो, लेट्स से हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन चाहिए हो, तो हम करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर गूगल ब्राउज़र पे जाकर। सो इसी तरह ही इन डॉक्यूमेंट ड्रिवन डीएसएस का अपना इंटरफेस होता है। इस पर होता ये है कि वो यूज़र्स जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं, जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट या वेब पेज चाहिए होता है उसके मुतालिक कीवर्ड वो लिखते हैं, और फिर ये वाले डीएसएस उनको वो डिज़ायर डॉक्यूमेंट या फिर वो डिज़ायर वेब पेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह एक और नॉलेज ड्रिवन डीएसएस एक और कैटेगरी है। इसके अंदर होता क्या है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ-साथ उन इंफॉर्मेशन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। यानी कि ये रिकमेंड करती है कि आप कुछ सर्टेन डिसीजंस किसी पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर ले लें, जो कि इसकी डेफिनेशन भी सजेस्ट कर रही है। इसी वजह से इसको मैनेजमेंट एक्सपर्ट सिस्टम भी कहते हैं या फिर इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, कि ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा दे आर गेटिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसकी बेस पर फिर ये ऑल्टरनेटिव्स में से कोई चीज़ ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, और फिर मैनेजर्स उस पर डिज़ायर या यूज़र जो भी है उस वो उन पर डिज़ायर एक्शन लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है और उस डाटा में से आपको कोई पर्टिकुलर डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, सो नॉलेज ड्रिवन डीएसएस उसके लिए बेस्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं। यानी कि इन सिंपल में कहूँ तो डाटा माइनिंग करने के लिए नॉलेज ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेस्ट होते हैं। अब हमारी लास्ट रह गई है एक कैटेगरी जिसको कहते हैं मॉडल ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो आइए उस पे चलते हैं। मॉडल ड्रिवन डीएसएस बिल्कुल नॉलेज डीएसएस की तरह काम करता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि ये डाटा को डील नहीं कर रहा होता, बल्कि जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं उनको डील कर रहा होता है, और उन बिजनेस मॉडल्स का एनालिसिस करके फिर ये कोई डिसीजन लेता है, और उस डिसीजन लेने के बाद ये उसकी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है, या जो स्टाफ मेंबर्स इस डीएसएस को यूज़ कर रहे होते हैं उनको प्रोवाइड करता है, और फिर उन्होंने फिर जो मैनेजर्स ने डिसीजन लेना होता है वो अपनी फॉरसाइटिंग स्किल्स अप्लाई करके भी वो डिसीजन वो ले लेते हैं। इसको अगर आपने डिप्लॉय यानी इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आप इसको एज अ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको यानी कि सिंपल कंप्यूटर के अंदर आप इसको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं इसका, या इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के तहत भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिक इसका फोकस यही है कि मॉडल को एक्सेस करना है, मॉडल को मैनिपुलेट करना है रादर देन डाटा, और फिर उस मॉडल की बेस पर जो डिसीजन मॉडल होता है उसकी बेस पर डिसीजंस लेने में मैनेजर्स की हेल्प करना इसका काम होता है। सो आइए आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स डीएसएस की, कि डीएसएस कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। सबसे पहले ये आजकल जो हम मैप्स के अंदर डायरेक्शंस फाइंड कर लेते हैं बड़ी ही आसानी के साथ, एक प्रोग्राम होता है विच इज़ जीपीएस रूट प्लानिंग, जो कि ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि जो रास्ते लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, जो रास्ता जहाँ पर वो जाना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है। तो ये भी बेसिकली एक डिसीजन हुआ ना, और उस डिसीजन पर आप फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी फॉरसाइटिंग स्किल्स अप्लाई करके भी। सो ये एक एग्जांपल हो सकती है डीएसएस की। जीपीएस के अंदर एक और एबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक अवॉइडेंस कैपेबिलिटीज, यानी कि ये वो रास्ता भी बताता है कि जो कि बहुत शॉर्ट हो और जिसके ऊपर ट्रैफिक की कंजेशन भी ना हो। ये दोनों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है।
फार्मर्स यानी किसान जो होते हैं उन लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड डीएसएस कर सकता है। जैसा कि एक एग्जांपल है क्रॉप प्लानिंग टूल की, जो कि किसानों को ये बता रहे होते हैं कि तुमने किस टाइम कौन सी फसल को उगाना है, कितना प्लांटेशन का प्रोसेस क्या होगा, कितनी प्लांट करनी है, फर्टिलाइजेशन कैसे करनी है, उसको काटना कब है, ये सारी चीज़ें भी ये क्रॉप प्लानिंग टूल बताता है। मेडिकल फील्ड के अंदर डीएसएस यूज़ होता है और पेशेंट्स की डिज़ीज़ को चेक करता है कि क्या पेशेंट्स के अंदर डिज़ीज़ है भी या नहीं है, और ये डॉक्टर्स की काफ़ी हेल्प करता है। और बैंक्स के अंदर ये जो लोन देने का मैकेनिज़्म होता है, इसके अंदर भी डीएसएस यूज़ हो रहा होता है। फिर मैनेजमेंट के अंदर यानी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ीक्यूटिव डैशबोर्ड की, जो कि ये बता रहा होता है कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, उसके डिसीजन मेकिंग को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, या फिर ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कहाँ-कहाँ नेगेटिविटी के एस्पेक्ट्स हैं, उनको फाइंड आउट करना भी इसी डीएसएस यानी कि एग्जीक्यूटिव सॉरी डैशबोर्ड का काम होता है। और कैसे आप रिसोर्स को बेटर एलोकेट कर सकते हैं, ये भी काम होता है डीएसएस। तो ये थी कुछ एग्जांपल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। आइए अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो डिसीजन मेकर्स की ना सिर्फ सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में मदद करता है। अनस्ट्रक्चर्ड ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आउट ऑफ द वे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकर करती हैं और उनका सल्यूशन पहले से ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होता, बल्कि डीएसएस वो जो इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर रहा होता है कंटिन्यूसली फ्रॉम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फ्रॉम टीपीएस, उसको यूटिलाइज करके और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डाटा को गैदर करके फिर उन अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट डिसीजन बनाने की कोशिश करता है और फिर सजेशंस प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल मैनेजमेंट बल्कि उसकी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट तक, जिसे हम लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं, वहाँ तक इसकी इंफॉर्मेशन पेनिट्रेट करती है और वो इसकी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके फ़ायदा हासिल करते हैं। ये नॉन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर डील कर रही होती है, यानी कि ये ना सिर्फ इंडिविजुअल्स की मदद कर रही होती है बल्कि ग्रुप्स जो टीम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनल टीम्स हो गई, ऑडिट टीम्स हो गई, फाइनेंशियल, इस तरह की टीम जितनी भी होती हैं उन सब की हेल्प करती है कि वो एक इफेक्टिव डिसीजन ले सकें। फिर ये इंटरडिपेंडेंट या सिक्वेंशियल डिसीजन को भी परफॉर्म कर सकती है, यानी कि ऐसा डिसीजन जिसके लिए आपको सारे मैनेजर्स की पार्टिसिपेशन की या सारे लोगों की जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, उनकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है। सो ये उस तरह के डिसीजन लेने में भी मदद करता है। और फिर एक इफेक्टिव एक अच्छा डिसीजन सजेस्ट करता है, अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, जिसके बाद फिर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होती है। अगेन ये बात मैं बता चुका हूँ कि ये टीपीएस और एमआईएस से इंफॉर्मेशन लेता है और परफॉर्म करता है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को अपने सामने रखा जाए और फिर इनपुट प्रोवाइड की जाए डीएसएस को, और फिर डीएसएस ये फाइंड करता है कि क्या अगर ये इनपुट हो तो ऐसी आउटपुट होनी चाहिए, अगर दूसरी इनपुट देंगे तो दूसरी आउटपुट होगी, यानी कि उसका दूसरा अल्टरनेटिव होगा। सो इससे ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं और आप डिसीजन लेने में आपकी हेल्पफुल होती है। फिर डीएसएस का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि वो अडेप्टिव होता है ओवर टाइम, यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ मूव करती है, डेफिनेटली फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है और इंफॉर्मेशन का प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन डीएसएस आसानी के साथ इस सिचुएशन में कोप कर जाता है और वो उस कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के साथ आसानी से डील करता है और डिज़ायर रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है जो कि मैनेजर्स को चाहिए होता है, और फिर वो उस पर इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। आइए अब आगे मूव करते हैं, गोल्स को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं, उन रिसोर्सेज को किन एक्टिविटीज़ को अलाउ करना है, कितना किस रिसोर्स को कितना बजट अलाउ करना है, फिर बजट अलाउ करने के बाद कंटिन्यूसली ये मॉनिटर भी करना कि उससे रिजल्ट्स भी अचीव हो रहे हैं या नहीं, जैसा कि रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है, और फिर कंटिन्यूसली उसको चेंज करते रहना ताकि इफेक्टिव रिजल्ट्स लिए जा सकें, उसको कंटिन्यूसली मॉडिफाई करते रहना रिसोर्स एलोकेशन को, ताकि वो जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो साथ साथ चलता रहे, रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आती रहे। जितनी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस ग्रोथ है वो इन्हांस होती रहेगी, जिसका अल्टीमेट एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ को होता रहता है। ये मेन
कुछ गोल्स होते हैं जो कि डीएसएस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अचीव करता है। अब कुछ बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चूंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल ले आता है, बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन को डील कर रहा होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि फ्यूचर डिसीजन की भी प्रेडिक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जा रही होती है। और जब आप फ्यूचर को पहले से ही डील करने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो इससे होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस का लेवल आ जाता है। फिर आपस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ टीम्स की कम्युनिकेशन करने में भी डीएसएस हेल्प करता है, क्योंकि डीएसएस का फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसको हर तरफ से, हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। सो इससे होता यह है कि इंटर पर्सनल जो कम्युनिकेशन होती है वो भी इन्हांस कर जाती है, और लर्निंग कंटिन्यूसली जो मैनेजर्स होते हैं जो कि यूज़ कर रहे होते हैं, या जो स्टाफ मेंबर होता है डीएसएस को यूज़ कर रहा होता है, उसकी कंटिन्यूसली लर्निंग हो रही होती है, ट्रेनिंग हो रही होती है कि कैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के साथ डील करना है। फिर ये नॉन प्रोग्राम डिसीजंस को लेता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये जो मैनेजर्स का ज़्यादातर काम होता है उसको डीएसएस इटसेल्फ करना शुरू कर देता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मैनेजरिकल प्रोसेस होता है उसको काफ़ी हद तक डीएसएस ऑटोमेट कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज होता है। अब कुछ जहाँ एडवांटेज हैं डीएसएस के, वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस हम करते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन ओवरलोड। देखें, एज अ स्टूडेंट अगर आपको एक ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टीचर्स पढ़ाना शुरू कर दे तो होगा क्या कि एट द एंड आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, और जब आप पेपर में लिखने बैठेंगे तो आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैं कौन सी बात लिखूं और कौन सी बात ना लिखूं, यानी कि आपके ऊपर इंफॉर्मेशन का बर्डन आ जाएगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। सो सेम द केस गोज विद द डीएसएस, कि ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को केटर कर रहा होता है कि जिसकी वजह से एक इन्फॉर्मेशन का फ्लक्स हो जाता है, एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, जिसकी वजह से मैनेजर्स के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने कौन सी चीज़ को डील करना है और कौन सी चीज़ को डील नहीं करना। फिर डीएसएस पर कुछ मैनेजर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा उस पर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्किल्स को अप्लाई नहीं करते। बेशक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको इफेक्टिव डिसीजन लेने में मदद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजर्स ने अपनी इनपुट डालनी होती है, वरना एक डिसीजन कभी भी कंप्लीट डिसीजन नहीं बन पाता। फिर आगे है डी वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब चूंकि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तो स्टैट्स की बेस पर जो इन्फॉर्मेशन या जो डाटा उसे मिलेगा उसकी बेस पर डिसीजन करता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको, जो कि नॉन क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, उनको डीएसएस डील नहीं करता। सो इससे होता यह है कि जो सब्जेक्टिविटी का फैक्टर होता है वो निगलेक्ट हो जाता है, और जिसका काफ़ी हद तक बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर एक अगला डिसएडवांटेज है कि ओवर एम्फोसिस हो जाता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, यानी कि जो फोकस होता है इस डीएसएस की डिसीजन मेकिंग का, कई दफ़ा हमें वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती जितनी डिटेल डीएसएस प्रोवाइड कर देता है। सो ये एक ऐसा कुछ कई दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, चूँकि अब डीएसएस का एक मैकेनिज़्म है और वो उस मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, वो सारे डाटा को डील करता है। सो इससे होता ये है कि एक सिंपल चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव कर जाती है। सो ये एक ऐड ऑन डिसएडवांटेज है डीएसएस का। आगे मूव करते हैं। ऑब्वियसली फिर जैसा कि हमने एक टाइप देखी थी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, विच इज़ नॉलेज ड्रिवन सपोर्ट सिस्टम। उसके अंदर हमने कहा था कि ये एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो खुद से सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या डिसीजन लेना चाहिए। इससे होता ये है कि मैनेजर्स, ये जो कंपनी के अंदर काम करने वाले बंदे होते हैं, वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब जो डिसीजन की अथॉरिटी है वो तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट हो गया, तो शायद उनकी वैल्यू नहीं रही। लेकिन इस चीज़ को मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो ह्यूमन के डिसीजंस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डीएसएस के डिसीजंस को। फिर ऑब्वियसली इतना इफ़ेक्टिव सिस्टम बनाने के लिए कॉस्ट भी आएगी, इसको मेंटेन करने के ऊपर भी कॉस्ट आएगी, लोगों को इसको यूज़ करना, इसको सिखाने के ऊपर भी कॉस्ट आएगी। तो अगर आपके पास बजट थोड़ा है तो
आप डीएसएस को सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि डीएसएस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी नीड्स के मुताबिक बनाया जाता है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट, कोई स्टैंडर्ड वे नहीं होता है इसको बनाने का। सो ये नीड्स को देखकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। स्टेटस रिडक्शन, जो कि बात मैंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर के अंदर की, कि मैनेजर्स जो हैं वो ये समझना शुरू कर देते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, चूँकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूज़ करके डिसीजंस, इफ़ेक्टिव डिसीजंस लेने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। तो जो मैनेजर्स का ज़्यादातर काम होता है वो सिर्फ क्लैरिकल वर्क तक ही रह जाता है, जिससे वो जो मैनेजर्स की एबिलिटीज़ होती हैं वो उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं हो रही होती, जैसा कि अगर डीएसएस किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हो तो वो यूटिलाइज़ होंगे। सो इन दोनों के दरमियान बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस रख पाएगी तो वो डिसीजन मेकिंग जो उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में कोई भी इशू हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स इनाम साइनिंग ऑफ। अल्लाह।